नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोक नीति और द लोक नीति के इस सोशल ट्रेंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्विटर पर चल रहे हैशटैग के बारे में जो कर रहा है नंबर 1 ट्रेंड, और आज से नहीं 3 से 4 दिनों से जिसका हैशटैग चल रहा है ट्विटर के खिलाफ। और ये जो लोग चला रहे हैं ट्विटर के खिलाफ हैशटैग, उनका कहना है कि ट्विटर भी जो है वो सामंती हो चला है और उसकी सामंती व्यवस्था इस देश में दलितों का मुंह बंद कर रही है। जी हाँ, आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो जुड़ा हुआ है ट्विटर के वर्तमान हैशटैग से, जिसमें ट्विटर पर साफ तौर पर हमला बोला जा रहा है। ट्विटर पर हमला बोलने की ऐसी क्या स्थिति बन गई? देखिए, एक चीज़ आप मान लीजिए कि जब आप किसी ऐसे दौर में जी रहे हों जब आरक्षण ख़त्म करने की बात की जा रही हो, आप ऐसे दौर में जी रहे हों जब ये माना जा रहा है लोगों को कि समाज के अंदर किसी भी तरह का छुआछूत नहीं। हमने क्या किया है कि एक शब्द अंग्रेजी का डिस्क्रिमिनेशन, हमने इस शब्द को बहुत लिमिटेड कर दिया, इसके मीनिंग को बहुत ख़त्म कर दिया है, बहुत सीमित दायरे में इसकी परिभाषा को तलाशते हैं जी। हमको ये लगता है कि हमारे समाज में अगर जाति के नाम पे छुआछूत थोड़ी सी कम हुई है, या शहरों में देखा जाए तो लगभग कम हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जातिवाद खत्म हो गया है। इसके कई फॉर्म हैं, कई फॉर्मेट हैं। डिस्क्रिमिनेशन के कई फॉर्म, कई फॉर्मेट होते हैं, उसके कई रूप होते हैं, कई स्वरूप होते हैं जी। जाति के आधार पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन जातिवाद। अब आप देखिए कि जब 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, आपको वहाँ इसलिए ले जा रहा हूँ उस मुद्दे में क्योंकि वहाँ से एक उदाहरण आ रहा है। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम जब लागू हुआ इस देश में, तो ये कहा गया भाई यूनिवर्सिटीज़ में अब कैसे नौकरी मिलेगी, किस आधार पर नौकरी मिलेगी। तो उस बीच में इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल छापा जी। उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि देश के अकादमिक संस्थाओं में सवर्ण वर्ग से आने वाले या क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ग से आने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और उसमें अन्य पिछड़ी जातियां या दलित या अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं, उनकी संख्या कितनी है। अब जब ये रिसर्च की गई तो उसमें सब पता लगा भैया कि 97% यहाँ पर तो सवर्ण ही यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं। इसी के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी के आसपास 97 के आसपास, 98 के आसपास। कब का डेटा बता रहे हैं? 6 महीने पहले का डेटा है भाई साहब। आप जब 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम 6-7-8 महीने हो रहे होंगे तब की बात है ये। मतलब आप कितना % आप डेटा बता रहे हैं? 90 जितने आपके यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनमें अगर सवर्ण की को कैटेगराइज किया जाए तो आपको संख्या बल जो दिख रहा है 95% से ऊपर दिख रहा है, या 90% से ऊपर दिख रहा है। अगर एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि 90% से ऊपर है वो। मतलब आपके जो कहना है कि 90% से ऊपर एकेडमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स और इस तरह के जो इनके प्रोफेसर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, उसमें इसको चेक किया गया। तो यहाँ जनरल कैटेगरी के लोग, जाहिर सी बात है जनरल कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं। तो प्रश्न ये है कि जब आप इस दौर में जी रहे हो तो आप किसी भी समाज के अंदर जो इसका सोशल इविल है, जो हमारे यहाँ जातिवाद है, क्या है, दिस इज ए काइंड ऑफ सोशल इविल, अगर वो है तो उसको आप कैसे जज कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे जज कर रहे हो कि आपका बच्चा आज कहीं कॉलेज में पढ़ने बाहर दिल्ली या कहीं और गया है जो दलित के साथ अपनी टिफ़िन शेयर करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे के मन में वो सोच खत्म हो गई है, क्योंकि ये सोच कई मोर्चों पे दिखती है ना, कई पहलुओं में दिखती है। एकेडमिक्स में, खाने पीने में नहीं है। एकेडमिक्स में आप उनको संख्या नहीं दे रहे हैं, आपने आरक्षण को सही तरह से नहीं लागू किया क्योंकि आपको लगता है कि वो उनको जगह मिल जाएगी तो अपनी आवाज़ उठाने लग जाएंगे, उनका शोषण। आरक्षण जहाँ तक सवाल है तो वो तकरीबन कुछ 49.50% जो भी आरक्षण जो भी है 49.50% अगर आरक्षण है, तो आप बताइए कि इस देश में जितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो प्रोफेसर हैं 90% से ऊपर सवर्ण कैसे हो सकते हैं? अब ये तो जांच का विषय है। यानी कि सीधा विषय है कि आरक्षण सही तरह से लागू नहीं हुआ। क्योंकि ये यूजीसी और जो AICTE है उसे देखना चाहिए कि कैसे। MHRD का डेटा है जी, ऐसा वैसा डेटा नहीं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ये HRD का डेटा आप बता रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस देश में अगर वो चीज़ नहीं लागू हो पाई है तो आप सोचिए कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है, वहाँ भी है।
ठीक उसी तरह से दिलीप मंडल, जो व्यक्ति पत्रकार भी है पेशे से, जो कि आज तक में रहा, अभी द प्रिंट में काम कर रहे हैं, वो दिलीप मंडल ने इस चीज़ को कैच किया, वो एनालिसिस किए कि ट्विटर पे जितने लोगों का ब्लू टिक है, मसलन अमित शाह के लड़के के ट्वीट 27-28 हैं, फॉलोअर्स बहुत कम हैं, वो फॉलो बहुत कम लोगों कर रहे हैं, एक्टिव ही नहीं उनका ब्लू टिक है। ट्विटर ये कह रावण जो है एक इस देश का ऐसा व्यक्तित्व है, दलितों का ऐसा नुमाइंदा है जो कि उनके लिए लड़ता है, उनके लिए लाठी खाता है, उनके लिए लड़ते लड़ते उसके ऊपर राष्ट्रपति लगा दिया गया। इस देश में ऐसे तमाम नेता हैं जिनके ऊपर 376 के मुकदमे तक दर्ज हैं, वो संसद में जाके बैठ रहे हैं, सांसद हैं, उनके ट्विटर पे ब्लू टिक है। तो आप रावण को क्यों नहीं दिए और किस आधार पे नहीं दिए? मेरा प्रश्न सुनिए आप, किस आधार पे नहीं दिए? इस देश में जो ब्लू टिक दिया जा रहा है, दिलीप मंडल को ऐसा लगा कि उसमें कहीं ना कहीं सवर्ण मानसिकता वालों को या सवर्णों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, उनको सोशल मीडिया पे भी सुपीरियर बनाया जाता है। व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया इज ए स्पेस जहाँ पर हर आदमी अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, आप कहीं इसको रोक नहीं सकते। मसलन आपके गांव में 50 घर ब्राह्मण हैं, 2 घर मान लीजिए दलित के हैं, वो 50 घर ने 2 घरों को अनुमति नहीं दी कि तुम रामलीला कर लो, तुम पंगत में खाना खा लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, कोई सोशल एक्टिविटी कर लो, तुम पॉलिटिकल एक्टिविटी कर लो, उनको अनुमति ही नहीं दी। लेकिन उस आदमी के पास अगर सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक आ गया है, ट्विटर आ गया है, तो उसके पास क्या है? एक स्रोत हो गया है। तो हम ये मानते हैं कि सोशल मीडिया एक रेवोल्यूशन है जिसने स्रोत दे दिया कि हर आदमी अपनी बात कह सकता है। तो अगर वो चीज़ सोशल मीडिया में भी शुरू हो गई तो अब बताइए समाज कहाँ जा रहा है? नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो निंदनीय है, और ट्विटर ने अगर ऐसा कुछ किया है, अगर नहीं कुछ किया है, ट्विटर का वैसे जो है वो इस मामले में स्टेटमेंट ये आया है कि ट्विटर ने साफ तौर पर ये साबित कर दिया है कि इस पूरे मामले में कोई जातिवाद नहीं है और किसी भी बात को, किसी के विषय को दबाने का प्रयास मेरे कहने का नहीं मतलब, किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिलीप मंडल ने सही किया है गलत किया, मैं ये कह रहा हूँ इस देश में जो मानसिकता है, जातिवादी की मानसिकता, डिस्क्रिमिनेशन है, उसके कई फॉर्मेट, कई रूप, कई स्वरूप हैं, और वो कई स्तर पे, कई जगह पे, कई पहलुओं के रूप में दिखते हैं। अब जब वो दिख रहे हैं तो उनको हर जगह लड़ना पड़ेगा, उनसे उनको तोड़ना पड़ेगा, उस विल को ख़त्म करनी पड़ेगी। जब आप एडवांस हो रहे हैं, आप सोशल मीडिया के दौर में जहाँ सब लोग बराबर हैं, जहाँ पर हर आदमी अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है, जहाँ पर हर आदमी नेता बन सकता है, 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत बड़ा स्टार बन सकता है, वैसे दौर में अगर वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन अगर दिलीप मंडल को लगा तो उन्होंने अपनी बात रखी, और हर आदमी को एक्सप्रेशन का राइट है। अगर उनको ट्विटर के ऊपर ऐसी बात लग रही है तो ठीक है, उन्होंने कहा, और ट्विटर ने उनके बिना डॉक्यूमेंट लिए जो है अप्रूव कर दी। क्यों कर दिए भाई? नहीं, क्यों कर दिया अगर आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं? अब तो वो अपना ब्लू टिक जो है वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अब छोड़ दें ब्लू टिक, वो उनका अपना पर्सनल है, उस पर मत जाइए। हम ये कह रहे हैं विवेक जी कि इस देश में जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जो सोशल साइट्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो फेकनेस को इंश्योर करें। जो ब्लू टिक है वो क्या है? वो वेरीफाई करता है कि जो पर्सनल आदमी, जिसका भी इंडिविजुअल का जिसका भी वो है, वो इसका अपना व्यक्तिगत है, वो फेक नहीं है। ब्लू टिक ये वेरीफाई करता है कि हाँ वो आदमी फेक नहीं हो सकता। विवेक पांडे के नाम से मैं भी आईडी बना लूँ, कौन बात है? आइडेंटिटी कार्ड। लेकिन अगर मेरे पास ब्लू टिक नहीं है तो यानी कि मैं विवेक पांडे नहीं हूँ, मैं कोई और विवेक पांडे की आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ब्लू टिक जो है वो ये वेरीफाई करता है कि हाँ ये आदमी ये है। तो मैं मानता हूँ अगर आपको क्राइम रोकना है तो आपको इस तरह का सोशल मीडिया रेगुलेशन बिल को इस तरह का लाना चाहिए जिसमें ये कहा जाए कि हर आदमी को ब्लू टिक लेना पड़ेगा। अब आधार कार्ड ही उसके लिए स्रोत नहीं हो सकता कि आधार कार्ड से हर चीज़ वेरीफाई हो। देयर इज लॉट ऑफ अदर वेज जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आदमी वहाँ पर है कि नहीं है। अभी आधार कार्ड फेसबुक नहीं ले रहा है, लेकिन वेरीफाई करता है, उसका बंदा आता है आपको चेक करने। अपने ऑफिस में आया था जी, चेक करके गया, मेरे से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो आप पूरा प्रोसेस को समझिए। अगर अभी वो कर सकते हैं तो बाद में, तो अगर आप ब्लू टिक कर देंगे तो इससे क्राइम भी कम होगा, लोग की भाषा भी सुधरेगी, लोग डरेंगे फालतू की चीज़ें लिखने से। कीवर्ड वॉरियर्स जो काम करते हैं वो कम होगा। ये आप जो ट्रेंड करा लेते हैं, कुछ भी प्रोपेगेंडा ट्रेंड करा रहे हैं, उस पर कंट्रोल होगा। क्या दिक्कत है? दूसरा, इनको टैक्सेबल क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इनको भारतीय संविधान के तहत टैक्सेबल बनाइए। उनको कहिए कि आप कार्यालय यहाँ खोलिए। नहीं तो ये टैक्स नहीं देते हैं क्या? नहीं देते। दे आर नॉट टैक्सेबल टूवर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट। अगर आप फेसबुक पे कोई ऐड ले रहे हैं तो आप ऐड लेने के एवज में भारत सरकार को जीएसटी पे कर रहे हैं। तो फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो सरकार को रेवेन्यू नहीं देते हैं? नहीं, रेवेन्यू देते हैं, बिल्कुल रेवेन्यू देते हैं। आपने मान लीजिए कोई ऐड डाला फेसबुक पे, तो आप उसमें जीएसटी पे करेंगे, उसमें जीएसटी का चार्ज लिख के आता है, वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें टैक्स के और सारे दायरे हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस जितने सारे हैं जो नहीं लागू, ये टैक्स के दायरे में नहीं है। नहीं, दिस इज ए काइंड ऑफ सर्विस, और उससे आप कमा रहे हैं। आप विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं, आप विज्ञापन लेकर कमा रहे हैं, आप विज्ञापन को प्रसारित करके कमा रहे हैं। तो आप जब उस माध्यम से कमा रहे हैं तो आप कॉर्पोरेट के टैक्सेशन की प्रणाली में आ रहे हैं ना, आप ना सिर्फ जीएसटी में आ रहे हैं।
तो ये क्या कर रही है फेसबुक और सब लोग जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, वो आपसे हमसे अगर उनसे हम कुछ पेड काम कर रहे हैं तो उसका जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दे रही है जी, जो जीएसटी बन रहा है, लेकिन वो जो कमा रही है उसका टैक्स नहीं दे रही है, क्योंकि उसका ऑफिस ही नहीं है भारत में। ओके। उनको भारतीय संविधान के तहत उनको परमिट करिए, उनको कहीं ऑफिस बनाइए, उनको टैक्सेबल करिए, ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो अगर ऐसे में कोई दिलीप मंडल उठ करके ऐसा आरोप लगाएगा तो इसमें हम और आप बैठ के क्या खंडन करें, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त नहीं। तो ये दोनों के सर ने बड़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से ये जो कंपनियां हैं सोशल नेटवर्किंग साइट की, वो टैक्स पेबल जनता के पैसे जो है वो सरकार को देती हैं और अपने कमाई से नहीं देती, जो कि भारत से ही कमा रही हैं। खुद की भाई अगर डाबर आंवला का ऐड आ रहा है, बूट का ऐड आ रहा है, या नेटफ्लिक्स का ऐड आ रहा है फेसबुक पे, तो नेटफ्लिक्स कहाँ काम कर रहा है? नेटफ्लिक्स किसका पैसा ले रहा है? बिल्कुल सही। या अगर रामदेव जी का ऐड आ रहा है पतंजलि का फेसबुक पे, तो फेसबुक किससे पैसा ले रहा है? कहाँ की करेंसी जा रही बाहर? अभी आपका रुपया डाउन है तो रोना रो रहे हैं आप। अरे भैया यार कुछ करो तो, सेंटर में बैठ के लोग। ऐसे थोड़ी होता है कि आप कुछ भी करते चले, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पर। पोल्यूशन पे नहीं बात करनी है आपको अपने समाज में जो एक मानसिक रूप से पोल्यूशन है उस पर नहीं बात करनी है, जो एक तरह का डिजीज सोशल मीडिया पे फैल रहा है, ट्रोलिंग का और प्रोपेगेंडा का। और अभी देखिए प्रैंक चल रहा है, आपको क्या अधिकार है कि आप कोई पार्क में लड़की बैठी है, आप उसको कैमरे लेकर हाइड करके चले जाएं और जाके उसको छेड़ने लग जाए? नहीं वो ये उसके साथ कोई स्मूच किस कर रहा है, कोई किस कर रहा है, कोई बैड टच कर रहा है, उसको आप पब्लिसाइज कर रहे हो। तो यार आपके पास धज्जियाँ बिगड़ रही है आपका ऐसे कानूनों की, जिसमें आप केबल टीवी एक्ट है। भाई केबल टीवी एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि आपको कंटेंट पे पूरी तरह से सेंसरशिप रखनी थी। बेजर काम तो यही था। मैं आपका सेंसर बोर्ड फिल्मों में क्यों है? क्योंकि कंटेंट को सेंसर करना है। आप ऐसे कंटेंट को रिवील या पब्लिश नहीं कर सकते जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(2) का वायलेशन करता हो। बिल्कुल सही बात। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी। तो भाई अगर आप उसका वायलेशन वहां से रोक रहे हो तो यहाँ से भी रोको। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66 खत्म कर दी बहुत पहले, फिर भी नहीं रुक रहा। तो साइबर क्राइम की धारा 66 खत्म कर दी गई थी 2014-15 की बात, लेकिन क्यों नहीं खत्म? सरकार इस पर कोई एक्ट नहीं लाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है सरकार को और ये मेरा फायदा होगा ना, इससे फायदा होगा। फायदा क्या? सरकार खुद प्रोपेगेंडा करा रही है। पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा होता है। बिल्कुल फायदा हो रहा है। किस तरह से? भाई आप देखिए क्यों नहीं फायदा हो रहा है। कुछ भी ट्रेंड करता है भारत में, एक हफ्ते में की ट्रेंडिंग उठाइए, उसमें सबसे मेजर ट्रेंडिंग क्या होती है? सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग किस चीज़ की? एक महीने की ट्रेंडिंग उठा के देखिए ट्विटर की, पॉलिटिकल ट्रेंड होते हैं, पॉलिटिकल फिगर के ट्रेंड होते हैं। जो लोग ट्रेंड कराते हैं या ट्रेंड को हवा देते हैं, उसमें से 97% लोग वेरीफाइड नहीं हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि 97% लोग वेरीफाइड नहीं। 97%। भाई इस देश में जितने लोग सोशल मीडिया पे हैं या फेसबुक पे हैं, जिस पे भी हैं, तो ये लड़ाई तो सर इसी की है ना। ये लोग बोल रहे हैं कि ब्लू टिक को जो है ये लड़ाई दिलीप मंडल की किसी जाति वाति के खिलाफ नहीं, जाति नहीं, ये कह रहे हैं कि ब्लू टिक जो है वो एक सामंती सोच है। हाँ यही चीज़ ना कि आप उसमें बड़े लोगों को दे रहे हैं। क्यों भाई बड़े लोगों को दे रहे हैं? भाई अगर मैं एक छोटा चैनल चलाता हूँ, मैं एक छोटे चैनल का संपादक हूँ, हमारे लिमिटेड दर्शक हैं, हम भी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपने व्यूज़ नहीं रख सकता, या मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ या लोग हमको जानते नहीं हैं, या मेरे अकाउंट बना के कोई मेरे किसी को गाली बकना शुरू कर दे तो मैं कैसे? इसे आप छोटे और बड़े की लड़ाई के तौर पे देखते? बिल्कुल देखता हूँ। यही दिस इज द प्रॉब्लम। आप जब सामंतवाद या जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म तक सीमित नहीं रह सकता, वो बड़े और छोटे में भी वो हर तौर पे फाइनेंशियली आप देखिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप डिस्क्रिमिनेशन के कई स्वरूप हैं। मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूँ कि आप बचपन में जब पढ़ने जाते होंगे और आप किसी बहुत जो सामान्य परिवार से आते हैं, मान लीजिए बचपन में पढ़ने गए, हर बच्चा उसमें आज यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया है क्योंकि उसे छूट है स्कूल में, लेकिन आपके पास उतने अच्छे कपड़े नहीं हैं तो आप यूनिफॉर्म में चले गए, तो हाउ ही फील्स, हाउ दे टॉक्स अबाउट यू। बच्चे कैसे बात करते हो? कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? और अगर वही बच्चे बड़े होंगे तो उनके दिमाग में क्या सोच रहेगी? तो आपको डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई हर तरीके से लड़नी पड़ेगी, नॉट ओनली इन द कास्टिज्म। कास्टिज्म में भी कई तरह के, छुआछूत का कास्टिज्म है नहीं। अगर आप कास्ट में जो है कास्टिज्म ये है कि आप हमारे जाति के हैं तो आपको यहाँ पोस्टिंग मिल जाएगी, आपको यहाँ ट्रांसफर मिल जाएगा, यहाँ पर भी कास्टिज्म है। फिनेंशियली भी कास्टिज्म है। अगर बैंक मैनेजर हैं आप तो आप ब्राह्मण को दे रहे हैं, दलितों को, अगर दलित है दलित को दे रहा है, अन्य जाति को नहीं दे रहा है। तो हर तरह से जो कास्टिज्म उसको खत्म किया जाना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन का जो एक ब्रॉड टर्म है उसके जो कई तरह के उसके पहलू हैं, हर मोर्चे पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और बहुत जरूरी है। जी, मैं कास्टिज्म पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कास्टिज्म ज़्यादातर लोग बाग बोलते हैं जातिवाद अब गांव में बचा है, शहर में नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जातिवाद, मैं मान लीजिए दलित हूँ
आप ब्राह्मण हैं विवेक पांडे जी, मैं अभी आपके साथ टिफ़िन शेयर कर रहा था, आप मेरे से खा लिए मेरे साथ, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप 10 मिनट बाद आपके पास एक फ़ोन आता है प्रमुख संपादक का ऊपर से, अतुल चंदपुरिया का। वो आपसे कहते हैं कि विवेक जी मुझे बताइए कि हमारे पास एक नया लड़का है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको संपादक बनाऊँ, उसका नाम फलाने पांडे है और मैं चाहता हूँ कि आदित्य को रखूँ या उसको रखूँ। और आपने ये सोच लिया कि भाई आदित्य तो दलित है, मैं इन पांडे जी को रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि मेरे जाति के हैं। ये काल्पनिक बात बता। आपने मेरे साथ टिफिन तो शेयर कर लिया जी, आपने वहाँ पर जातिवाद तो खत्म कर दिया, लेकिन आपका जातिवाद किसी दूसरे फॉर्म में निकल आया। तो जातिवाद सिर्फ छुआछूत में नहीं है, जातिवाद मानसिकता में है, जातिवाद हर तरह से है। जातिवाद बैंक मैनेजर आप हैं, मैं वही कह रहा हूँ, आपने दलित है तो दलित को ही लोन देना है, ब्राह्मणों को लोन नहीं देना है। नहीं तो ऐसा कौन करता है? ऐसा हर छोर पे हमारा समाज कर रहा है, समाज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सर वैसे मैं बता दूं कि सर जो है एक काल्पनिक चित्रण बता रहे थे, ऐसा हुआ नहीं है। तो एक काल्पनिक चित्रण के जरिए सर एक व्याख्या बता रहे थे। आप जातिवाद कहाँ कहाँ कैसे कैसे फॉर्म में हो सकती है। जातिवाद ये नहीं कि आप मुझे मेरा छुआ खा ले रहे हैं तो आप जातिवादी नहीं। लेकिन सर एक चीज़ है ना, जैसे मैंने कुछ दलित चिंतकों को भी सुना है, वो कहते हैं कि सन 70-80 से पहले जाएं तो होटल में तक बर्तन अलग रखे जाते थे, अब लेकिन समय बदलता जा रहा है, 5 स्टार में आप जाइए, चेंजेज आ रहे हैं, नो डाउट चेंज हुआ है, लेकिन ये चेंज में इक्वलिटी के लिए बहुत अच्छा है। समाज के तौर पे समाज की कोई भूमिका नहीं है। ये चेंज उस लड़ाई का नतीजा है जो दलितों ने इस देश में लड़ी, आप इसको स्वीकारिए। उन्होंने अपनी स्पेस बनाई है इस देश में। अगर जेपी मूवमेंट नहीं होता तो बिहार जैसे राज्यों में यादवों को या अन्य पिछड़ी जातियों को भूमिहार के द्वार से हाथ में जूता या चप्पल लेके ही निकलना था। आप ये बात मान लीजिए। उस जेपी मूवमेंट से चेंजेस आने शुरू हुए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अन्य पिछड़े वर्ग के नेता आए, मुलायम सिंह यादव का इमर्ज हुआ। ये सब जो परिवर्तन आप देख रहे हो डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी का फलस्वरूप हम देख रहे हैं। वो हम लोहिया का प्रयास देख रहे हैं, हम उसमें कांसीराम का योगदान देख रहे हैं, हम उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी की जातिवाद से ऊपर हट करके एक निर्भीक पत्रकारिता जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ लिखा वो देख रहे हैं। हम पॉलिटिकली इन लोगों का स्ट्रगल देख रहे हैं। ये नेता करप्ट हो सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन उन्होंने जातियों के लिए, जाति को, राजनीति को, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स को खास करके एक जाति विशेष से अलग करने में बहुत हद तक लड़ाई जीती है। तो ये सब हमने परिवर्तन किया है, लेकिन इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्ग के लोगों को जाता है, उनके प्रयास से हुआ है। एज अ सोसाइटी बियॉन्ड द कास्टिज्म, एक समाज के तौर पे जातिवाद से परे होकर हमने सामूहिक कोई प्रयास आज तक नहीं किया है और इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। और जब तक हम इस बात को स्वीकारेंगे नहीं, ये चीज़ें हर स्तर पे हर तरह से दिखाई देंगी, हर फॉर्म में दिखाई देगी। और ये मान करके संतुष्ट होने की आवश्यकता तो विवेक जी कतई नहीं है कि हाँ भाई परिवर्तन आया है, कि पहले लोग होटल में नहीं जाते थे, अब कम से कम होटल में चेंजेस है, पब्लिक स्पेस सब लोग कॉमन यूज कर रहे हैं। ये चेंज को देख करके संतुष्ट नहीं होना है, लड़ाई खत्म करनी जी। और लड़ाई खत्म करने में दिलीप उलीप मंडल जो है ना, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ द जोकर एक्चुअली। जोकर नॉट इन नेगेटिव टर्म, जोकर इन टर्म ऑफ राज कपूर, कि मैं एक करेक्टर बन के दिखा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि जातिवाद के कितने स्वरूप हैं और हो सकते हैं, हर जगह से खत्म करनी है। बहुत घटिया चीज़ है, इस समाज को दीमक की तरह खा रही है, आप इस बात को मान लीजिए। तो जैसा कि हमारे संपादक, अब दिलीप मंडल के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे थोड़ी फोन करके बात थोड़ी किया हूँ, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि जब कोई बात को किस तरह से आप जब आप कोई घटनाक्रम देखते हैं तो आपको किस फॉर्म में उसको लेते हैं। बिल्कुल, मैं जिस तरह से भाई से सीख रहा हूँ जी, दिलीप मंडल का कैंपेन बहुत अच्छा है जी, कोई बुराई नहीं है, दिलीप मंडल के दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन ये एक तरह से मानसिकता को परिवर्तित करेगा और एक चर्चा, एक डिस्कोर्स खड़ा किया समय समय पर जातिवाद को लेकर के, धर्मवाद को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के एक डिस्कोर्स होना चाहिए। कुछ दिन पहले फिल्म आई थी आर्टिकल 15 है ना, उसमें देखिए किस तरह से दिखाया गया था जाति संघर्ष। तो लेकिन वो जब वो आई तो डिस्कोर्स हुआ, चर्चा हुई चाय के दुकान पे। जब ये ट्विटर ट्रेंड किया तो चर्चा हो रही हमारे आपके बीच में। जब तक कोई आदमी उठ करके कुछ जोकर का रोल नहीं प्ले करेगा, वी विल नॉट गो टू डिस्कस एनीथिंग। मतलब प्रदर्शन बहुत जरूरी है, हमेशा एक आवाज़ उठानी चाहिए और डिस्कोर्स समाज में बनाए रखना डेमोक्रेसी के, अच्छी डेमोक्रेसी के लिए डायलॉग जो है वो अच्छा भी रहता है, एक्सप्रेशन आपके बताना बहुत अच्छा रहता है, ज़रूरी रहता है। तो हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके भी आसपास क्या जातिवाद होता है या जातिवाद को
किस तरह से आप समझते हैं, या जातिवाद क्या समाप्त हो चुका है? सबसे जरूरी विवेक जी वो लोग लिखें जिन्होंने इसको कहीं किसी फॉर्म में फेस किया है, जिससे हमको ये आइडिया लगेगा कि आज के आधुनिक युग में ये किस फॉर्म में एग्जैक्टली दिख रहा है। बिल्कुल, आप में से अगर किसी व्यक्ति की आप बीती हो जातिवाद को लेकर तो प्लीज़ हमें मेल के जरिए भी आप जो है बता सकते हैं। अगर आप इसे कमेंट बॉक्स में बताना उचित नहीं समझते हैं तो मेल के जरिए आप बताइए। और खबरों में बने रहने के लिए तब तक देखते रहिए आप द लोक नीति।